नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बन सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। तो एक जिले में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर रहता है और उसकी रैंक रहती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी। और वहाँ तक पहुँचने का हम में से बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्योंकि बहुत ही चार्मिंग पोस्ट रहती है और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर भी रहती है वहाँ पर लोगों का भला करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं और सारी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या पोस्ट की हायरार्की रहती है पुलिस के डिपार्टमेंट में। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या सैलरी एंड पर्क्स रहते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो कि एक आईपीएस अधिकारी रहता है, और आपको बताऊँगा कि कैसे आप कक्षा 12वीं के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी ग्रेजुएशन स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। सो ये जो कंप्लीट वीडियो है भले ही थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फुल ऑफ नॉलेज है, तो बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को आप देखिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें कि क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वर्क होता है एक आईपीएस अधिकारी का, और हम देखेंगे कि क्या हायरार्की रहती है, मतलब कैसे कैसे आपको प्रमोशन मिलते हैं और कैसे कैसे आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ती जाती है। देन इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हालांकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो यूपीएससी वाला ही रहता है, लेकिन हाँ इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी रहती है तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। देन इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट आफ्टर क्लास 12। सिंस ये क्लास 12 के बाद की करियर काउंसलिंग सीरीज है तो मैं आपको आज के इस वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप 12वीं के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से एक आईपीएस अधिकारी बनने की तैयारी कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सैलरी रहती है, क्या क्या पर्क्स रहते हैं इस जॉब की। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपन वर्क ऑफ एन आईपीएस अधिकारी से। सो इंडियन पुलिस सर्विस, इसका जो अधिकारी रहता है एक बहुत ही पावरफुल अधिकारी रहता है किसी भी जिले के अंदर, और यहाँ पर उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो पब्लिक पीस और ऑर्डर बना रहे, इसका वो कंप्लीटली यहाँ पर देखता है कि बिल्कुल यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर या फिर जहाँ पर भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है वहाँ पर एकदम शांति बनी रहे और सभी लोग कानून को पालन करें। देन इसके बाद क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन। तो आपने देखा होगा ना बहुत सी बार मूवीज़ में, जैसे कहीं पर भी कोई क्राइम हो जाता है हाथों हाथ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं, बिल्कुल वो दूरबीन से और बाकी सारी चीज़ों से वहाँ पर जांचते हैं और यही काम रहता है एक पुलिस ऑफिसर का। देन उसके बाद वीआईपीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी मोदी जी या फिर कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी जाता है तो आसपास पुलिस ऑफिसर्स का घेरा रहता है। सो जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं उनका काम बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होता है। देन काउंटर टेररिज्म, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल इंश्योर वो करते हैं कि कोई टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ न हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तब बहुत सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचे थे। देन इसके बाद ट्रैक करते हैं यहाँ पर किसको, स्मगलिंग को। सो टैकलिंग स्मगलिंग, तो यहाँ पर अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, ड्रग की तस्करी कर रहा है, आपने बिल्कुल मूवीज़ में देखा होगा, तो एक अधिकारी जाके वहाँ पर उस केस को भी हैंडल करता है। देन इसके बाद रेलवे पुलिसिंग का भी काम यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर के अंदर आता है। हालांकि इसके लिए एक रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप अलग से रहता है, लेकिन फिर भी हाँ ओवरसी करने का काम तो एक जैसे जिले का एसपी है तो वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट वहाँ पर लेगा। देन इसके बाद आ जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग। तो बिल्कुल आपने देखा होगा ड्रग की तस्करी होती है, मिठाइयों के पैकेट्स के अंदर ड्रग के पैकेट्स लगा के तस्करी की जाती है, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर उनका भांडाफोड़ करने का काम रहता है एक आईपीएस अधिकारी का। देन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, देन बॉर्डर पुलिसिंग, तो इन सभी कामों के लिए आईपीएस अधिकारी का चयन किया जाता है। हालांकि ये जो यहाँ पर मैंने आपको टास्क बताए तो बहुत मेजर वाले टास्क हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है एक जिले का पुलिस अधिकारी। सो यहाँ पर अब आपको बता देते हैं कि किस प्रकार की रैंक्स होती है एक पुलिस सिस्टम में और आईपीएस को कहाँ से रैंक अलॉट होना स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रैंक्स होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है कांस्टेबल से। तो मतलब आप एक कांस्टेबल से यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं पुलिस के अंदर। तो उसके बाद आता है लांस नाइक, देन हवलदार। आपने सुना होगा बहुत सी बार, है ना, थाने में जाते हैं हवलदार साहब वहाँ पर अपने को मिलते हैं, तो ये हवलदार तीसरे नंबर का मतलब ऑफिसर रहता है पुलिस के अंदर। देन उसके बाद रहता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर।
तो एएसआई साहब बहुत सी बार मतलब थाने में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर एएसआई या एसआई से हमारी मुलाकात होती है। देन उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, जिसके लिए एक एग्ज़ाम होती है, ठीक है। सो जैसे आईपीएस के लिए यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, ऐसे सब इंस्पेक्टर के लिए स्टेट लेवल पर एग्जाम्स होती है, तो वहाँ से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर से एक मतलब प्रॉपर अधिकारी वाली पोस्ट स्टार्ट होती है। देन सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होके आप बनते हो इंस्पेक्टर, जिस पे आपको देखने को मिलते हैं 3 स्टार। तो जो यहाँ पर ये जो बैजेज है ना, पुलिस के बैज रहते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन से लेवल का अधिकारी आपके सामने खड़ा है। सो अगर 3 स्टार आपको दिखे और यहाँ पर साइड में एक स्ट्रिप भी रहती है, तो वो स्ट्रिप जो रहती है उससे आप पहचान जाना ये इंस्पेक्टर है। और अगर किसी को 3 स्टार लगे हुए हैं और कोई स्ट्रिप नहीं है, तो वहाँ पर वो कौन सा अधिकारी रहेगा, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहेगा। मतलब एक पूरी तहसील के अंदर जो पुलिस का सबसे मेन कमांडर रहता है, ठीक है, जो कप्तान रहता है, वो रहता है कौन, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहाँ से होते हैं, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। तो हर एक स्टेट की अपनी सिविल सर्विस एग्जाम होती है और वहाँ से वो इस लेवल के ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर इस लेवल पर अधिकारी होता है। सो 2 एग्जाम्स के बारे में अपनों ने अभी तक देख लिया। हालांकि एक कांस्टेबल की भी एग्जाम रहती है, ठीक है। तो कांस्टेबल की एग्जाम जिससे आप पुलिसिंग में बस एंटर कर सकते हो। एसआई की एग्जाम होती है जिससे आप सब इंस्पेक्टर लेवल पर जा सकते हो। देन उसके बाद स्टेट पीएससी की जो एग्जाम रहती है उससे आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर फाइनल आती है, जिसका हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे चर्चा का विषय है, वो है इंडियन पुलिस सर्विस। तो अगर आप एक इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बनते हो तो आपको स्टार्टिंग होती है एएस से, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से आपकी स्टार्टिंग होती है। बहुत सी बार डीएसपी बनाया जाता है। 3 स्टार आपके यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। जब फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आप होते हो तो 1 स्टार होता है, 2 स्टार मतलब सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आप हो, और 3 स्टार मतलब आप प्रॉपर अब एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब प्रॉपर आप बन चुके हो, ठीक है। तो आप प्रोबेशन पीरियड आपका खत्म हो चुका है। देन इसके बाद आपको बनाया जाता है एडिशनल एसपी, ठीक है, एडिशनल एसपी। एसपी यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबल पोस्ट रहती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब पूरे जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी रहेगा वो रहेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पूरे जिले के अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो यहाँ पर मतलब सारे निर्देश देगा पुलिस अफसर्स को, वो रहेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट रहती है एक जिले के अंदर। देन इसके बाद आप बनते हैं आगे एसएसपी। तो एसएसपी हालांकि उन्हीं जगहों पर बनाया जाता है जो शहर वाले इलाके रहते हैं। जैसे इंदौर में आपको देखने को मिल जाएगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एसएसपी की पोस्ट थोड़ी बड़े शहरों में रहती है। देन इसके बाद आप बनते हैं डीआईजी। डीआईजी के यहाँ पर कंधे पर रहते हैं 3 स्टार और एक अशोक एम्बलम, और साइड में आईपीएस का टैग रहता है। सो रहता है डीआईजी। देन उसके बाद रहता है अपने पास आईजी, और जो सबसे बड़ी पोस्ट रहती है एक पुलिस ऑफिसर के लिए वो रहती है डीजीपी। इसका मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब जो पूरे स्टेट के अंदर सबसे पावरफुल पुलिसमैन है वो है डीजीपी। तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और उसके बाद फिर सेंट्रल में डेपुटेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। जैसे सीबीआई का डायरेक्टर आपको बना दिया जाए, है ना, आर्म फोर्सेस में आपको डायरेक्टर बनाया जाता है। तो इस तरह के जो पोस्ट हैं उनको भी एक आईपीएस अधिकारी संभालता है। बढ़ते हैं फिर अपन आगे, और अब आपको बता दें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलिस के लिए जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए, आपकी एज रहना चाहिए जब भी आप परीक्षा देंगे 21 साल या उससे अबव। ग्रेजुएशन आपने करा होना चाहिए, या फिर आप लास्ट ईयर में हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पुलिस ऑफिसर के लिए, अगर आपको एक आईपीएस अधिकारी बनना है तो यूपीएससी की एग्जाम देनी है, अच्छी रैंक लानी है। मतलब जनरल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी रैंक अंडर 200 है, ठीक है, साल भर में मतलब 10 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं। 10 लाख में से अगर आप टॉप 200 में हो तो आप एक इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सकते हैं बोला है क्योंकि बहुत सी बार ऊपर नीचे होती रहती है वेरिएशन, लेकिन हाँ आमतौर पर देखा गया है कि अगर 700-800 पोस्ट निकली है तो टॉप 200 में आप एक जनरल कैटेगरी में होते हुए भी इंडियन पुलिस सर्विस में पहुँच जाएंगे, बशर्ते कि आप इस हाइट वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ये है अपने पास जनरल के लिए। तो उसके बाद एसटी, गोरखा, आसामीज, कुमाऊस, नागालैंड, इनके लिए 160, और चेस्ट जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए, अगर फुली एक्सपेंड हो उसको नापो आप तो 84 सेंटीमीटर वो होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया 145 फॉर एसटी, गोरखाज, आसामीज, नेपाली, नागालैंड एंड कुमाऊस, एंड चेस्ट 79 सेंटीमीटर का।
तो ये एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। सो अगर बाई चांस आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो अगर आप यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई भी कर लोगे, 200 के आसपास आपकी रैंक पे आ जाएगी, तो भी आपको पुलिस सर्विस अलोकेट नहीं होगा, क्योंकि आप मेडिकली अनफिट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और उसके नीचे वाली जो पोस्ट रहेंगी वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर आप आईपीएस का सपना देख रहे हैं तो इस हाइट तक आपको पहुँचना है। ओके, देन बढ़ते हैं अपन आगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक और ये भी रहता है कि जो अपर लिमिट रहती है वो भी फिक्स रहती है। आप यूपीएससी का एग्जाम जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं 32 अपर लिमिट तक। ठीक है, मतलब 32 से जैसे आप 33 के हो जाएंगे जनरल में तो आप यूपीएससी का फिर फॉर्म नहीं भर सकते। देन ऐसे ही ओबीसी के लिए 35, 37 एससी एसटी, देन उसके बाद डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए 35 एंड इस तरह का यहाँ पर आप बिल्कुल पॉज करके इस क्राइटेरिया को देख सकते हैं। बढ़ते हम आगे और अब देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे आप एक अधिकारी बन सकते हैं। तो देखो वही 3 स्टेज रहती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर क्या रहता है, 2 पेपर रहते हैं, जनरल स्टडी और सीसेट का। जनरल स्टडी और सीसेट दोनों 200 मार्क्स के रहते हैं। जनरल स्टडी से मेरिट बनती है और सीसेट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, मतलब 67 मार्क्स आपको लाने और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप की जो मेरिट है वो जनरल मतलब जीएस के हिसाब से बन जाएगी अगर आप सीसेट क्वालिफाई करते हैं तो। देन उसके बाद जो प्रीलिम्स का पहला पेपर रहता है उसके अंदर करंट इवेंट्स आते हैं आपके पास, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट और पूरा एक वेल डिफाइंड सिलेबस है upsc.gov.in, यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड ये सब आता है, तो इसका भी एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है और उसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक आपके लिए बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए आया है अनअकैडमी इमर्ज, जहाँ पर आप एप्टीट्यूड को अपने टेस्ट कर सकते हो और 5 करोड़ और वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तक भी आप जीत सकते हो। तो ये इवेंट रहने वाला है 20 जून को। और यहाँ पर खास बात यही कि अगर आप सिर्फ एनरोल भी कर लेते हो ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, उससे आपको एनरोल जैसे आप करोगे तो अनअकैडमी हर 7 दिन मतलब हर दिन क्या करता है, 7 विनर्स को सिलेक्ट करता है और उन 7 विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भेज दिया जाता है। सो सिर्फ एनरोल करने पे। ठीक है, कंपटीशन तो 20 तारीख को है। सो बिल्कुल इस सुनहरा अवसर का आपको लाभ उठाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बिल्कुल आप यहाँ पर से आईपैड, मैकबुक इस तरह के इनाम भी जीत सकते हैं। सो कोड यूज़ करना है बच्चों, जब आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर आपसे कोई भी कोड पूछता है तो आप अनलॉक कोड यूज़ कीजिएगा APPEDIA10, और जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे फ्री में आपके लिए इवेंट अनलॉक हो जाएगा। 20 तारीख को 12 बजे आप इस कॉम्पिटिशन को दे सकते हैं और बिल्कुल यहाँ से बहुत सारे इनाम आप अपने नाम कर सकते हैं। बढ़ते हम आगे, अब बताते हैं कि मेंस में कैसा क्या सीन रहता है। तो आपने अगर प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन पास कर ली, जनरली ये देखा गया है कि अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो 5-6 लाख बच्चे पेपर देते हैं। फिर 6 लाख बच्चों में से क्या होता है, 15 से 20 हज़ार के आसपास बच्चों का मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। अब जिनका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाता है उनको क्या करना होता है, उनको 9 पेपर देने होते हैं। सो 9 पेपर में 2 पेपर तो रहते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के, उसकी मेरिट नहीं बनती, जिसमें एक तो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज आती है, जो भी आपकी शेड्यूल 22 में जो भी लैंग्वेज है, शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज है 22, उनमें से कोई सी भी आप चुन सकते हो, और इंग्लिश कंपलसरी रहती है। 300 मार्क्स के पेपर रहते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। देन उसके बाद पेपर 1 रहता है ऐसे का, देन जीएस के 4 पेपर रहते हैं और ऑप्शनल आपको एक सिलेक्ट करना रहता है, उसकी भी लिस्ट यूपीएससी ने दे रखी है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके 2 पेपर यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 1750। अब यहाँ पर अगर आपने मेंस को क्वालिफाई कर लिया, जनरली यहाँ पर 3 टाइम्स द पोस्ट बच्चे मेंस को क्वालिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर पोस्ट है 700, तो 7 3 21, तो 2100 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जब उनका इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको अपन कहते हैं वो होता है 275 मार्क्स का। यहाँ पर से फाइनल जो मेरिट होती है कंबाइन होकर बनती है और 2025 में से फाइनल आपके मार्क्स आते हैं। और यूजुअली देखा गया है कि टॉपर्स के 60% के आसपास आते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर टॉप करता है 50 से 60, 50 वैसे 60 के बीच में टॉपर जनरली पाया जाता है। मतलब कहाँ हम है ना स्कूल्स में लाते थे 95 99, और यहाँ पर आपको IAS IPS बनने के लिए मात्र 60% लाना रहता है। लेकिन आप देख ही रहे सिलेबस कितना वास्ट है। देन इसके बाद बच्चों आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं 12वीं के बाद, सबसे मुख्य प्रश्न यही है। तो देखिए यार, 12वीं के बाद जैसे आप जाते हैं तो मेन तो आपको क्या करना होता है, ग्रेजुएशन करना होता है। अब बच्चों को ये भी डाउट था कि सर ग्रेजुएशन करें तो कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। जैसे आप PCM वाले बच्चे हो तो आप इंजीनियरिंग कर लो, अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हो तो आप BA BSc जो भी करना चाहते हो कर सकते हो ना। ह्यूमैनिटीज़ वाले तो हालांकि BSc नहीं करेंगे, लेकिन आप BA आप कर सकते हो। जो भी करना, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो करो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। और जैसे अगर आप कहीं पे एक IAS IPS लगते हो
तो यार लगना चाहिए कि कोई बंदा आया है, ठीक है। सो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी आपको स्ट्रीम में मज़ा आता है उसको पढ़ो। साथ के साथ आप कोशिश कर सकते हो एनसीईआरटी पढ़ने की स्टार्ट कर देना, मतलब अपने फर्स्ट ईयर तो कॉलेज से ही, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनकी तो एनसीईआरटी निपटा देना 6 से 12 तक। देन आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो 9 से 12 तक, क्योंकि 9 से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत कंपलसरी है। द हिंदू से स्टार्ट करो, वेल एंड गुड है। और बाई चांस हिंदू नहीं मिलता है तो आप जो भी आपके यहाँ पर लोकल अखबार आता है उसका एडिटोरियल पेज जरूर से पढ़ें। देन बढ़ते हैं अपन आगे, क्या पर्क्स हैं अगर आप एक आईपीएस अधिकारी बन जाते हो तो क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो देखो भाई साहब, पर्क्स की लिस्ट तो अनलिमिटेड है, और इसीलिए जो यहाँ पर पीपल हैं दे वांट टू गो इनटू द सर्विस, क्योंकि यहाँ पर पर्क्स जो रहते हैं भाई तो बहुत ही तगड़े वाले रहते हैं। हालांकि देखो मेन जो यहाँ पर मोटिव रहना चाहिए वो यही है कि जनता की आप सेवा कर सकें, जनता का भला कर सकें। लेकिन हाँ, जनता का भला अगर आप करते हैं तो आपका भी थोड़ा सा भला होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार अगर एक अधिकारी घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाल रहा है, कभी भी आप उसको कॉल कर रहे हो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी है कि उसको कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करे। और इसके लिए बहुत सारे प्रबंध किए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट का आपको एक हाउस मिलता है, शहर के सबसे पॉश इलाके में रहता है वो, ऑफिशियल व्हीकल्स मिलते हैं, हेल्थ केयर, ग्रेट्युइटी। देन मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दिया जाएगा भाई साहब आईपीएस जाए तेल लेने, ऐसा नहीं होगा। देन जॉब सिक्योरिटी रहती है, प्रोविडेंट फंड, डोमेस्टिक हेल्प, आपको मतलब घर में हेल्पर्स मिलेंगे, आपको खुद भी कुछ भी काम खुद नहीं करना होगा, सब काम हेल्पर्स कर देंगे आपका। सिक्योरिटी रहेगी आपके साथ, गनर चलेगा हमेशा एक, ठीक है। वो मतलब जो रॉयल फीलिंग आप चाहते थे ना कि अरे एक पीछे गनर चले ना, एक छोड़ दो चले, तो वो आपको आईपीएस में जरूर से मिलने वाला है, क्योंकि आईपीएस एक रिस्की जॉब रहती है ना। पुलिसिंग का काम है और लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, गुंडे मवालियों से डील करना है, तो बिल्कुल 2 गनर आपके साथ चलते रहेंगे, एक तो चलेगा ही। पहले आप जिम भी जाओगे ना सुबह उठ के, तो भी एक गनर आपके पीछे चलना ही चलना है। देन उसके बाद आ जाता है अपने पास स्टडी लीव्स आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, और पेमेंट्स ऑफ द बिल्स सारे गवर्नमेंट करती है। हालांकि शॉपिंग का बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नल का बिल, वो वाला बिल, ठीक है। देन उसके बाद सैलरी क्या होती है, तो यहाँ पर देखो अगर एक एसपी रैंक का अधिकारी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जैसे आपका आईपीएस क्लियर होता है, मतलब आप आईपीएस बनते हैं 2-5 साल में एसपी बन जाते हो। सो जूनियर स्केल पे जो पे लेवल है बच्चों, ये पे लेवल है, सैलरी बहुत कुल मिला के अच्छी आती है, 60-70-80 हज़ार तक आती है इनिशियल सैलरी भी, ठीक है। सो ये तो सारी पे मैट्रिक्स है, डीआईजी, आईजी, एडीजी, और एक्चुअल सैलरी आपको बता देते हैं। सो एक्चुअल सैलरी कुछ इस प्रकार की रहती है, जैसे अगर आप डीएसपी हो, ठीक है, आईपीएस लगते ही डीएसपी लगे हो तो 56,000 से तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, और ये चलेगी 2,25,000 तक अगर आप डीजीपी या फिर सीबीआई आईबी में लग जाते हो तो, ठीक है। सो मतलब धीरे धीरे प्रमोशन होना तय रहता है, वो तो पहुँचते ही ऊपर तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।